एंड जो फाउंडर है दीपांकर घोषाल। तो पहले मैं बताती हूँ कि स्टार्ट क्यों हुआ। दीपांकर घोषाल जो है वो 24 साल की एज में जब उनकी शादी हुई तो उनकी वाइफ ने फॉल्स एलिगेशंस लगाए उनके ऊपर। नॉट ओनली ऑन हिम, उनकी वाइफ ने उनके माता जी के ऊपर भी केसेस लगाए थे, लेकिन कुछ लिखा नहीं था कि किस तरह से टॉर्चर किया। केस को खत्म होते होते लगभग 9 साल लग गए। द हस्बैंड हैज टू पे एलिमनी। वो नहीं भाग सकता इस चीज से, आप नहीं भाग सकते, आप कुछ भी कर लो, आप नहीं भाग सकते। तो वेलकम गाइस। आज हमारे साथ फॉरमैन इंडिया की तरफ से अंतरा दास जी बैठी हुई हैं। इनको हमने इनवाइट किया है कोलैबोरेशन के लिए। और हमारा इनवाइट करने का मेन मुद्दा ये था कि जो बहुत सारी चीजें हैं जो मेंस राइट्स के अभी करंट सिचुएशन चल रही है मैरिजेस को लेकर, और जो मेंस के अगेंस्ट क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं उनको लेकर जो बहुत सारी चीजें हैं जिनका अवेयरनेस अभी लोगों के अंदर नहीं है। और हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग इस चीज को अभी सीरियसली लेते नहीं है। तो ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है और किन-किन चीज़ों के लिए हमें प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है? उसी के रिगार्डिंग आज हमने इनको इनवाइट किया है। बाकी अगर कोई नहीं जानता है इनको, तो अपनी तरफ से इंट्रो अब मैडम देंगी। First of all, thank you so much for inviting me, and I'm really grateful and thankful to you कि आप ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे हो, क्योंकि आज की डेट में बहुत ज़रूरी है लोगों तक इन इश्यूज को पहुंचाना, जो इतने सालों से लोगों ने एक्चुअली में इग्नोर किया है। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो आई एम द को फाउंडर ऑफ फॉरमैन इंडिया। ये एक एनजीओ है, बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पुरुषों के हित में काम करती है, एंड वी बेसिकली वर्क फॉर मेंस वेलफेयर एंड राइट्स, men's rights. So we started this organization around लगभग 4 साल पहले, एंड वी आर वर्किंग ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। हम ऑफलाइन जैसे पुरुषों जो ऐसे पुरुष मेल विक्टिम्स है जो फॉल्स केसेस में फंसे हुए हैं, हम उनको गाइड करते हैं, काउंसिल करते हैं फ्री में, एंड इफ नीडेड हम उन्हें लॉयर से कनेक्ट करवाते हैं। देन हम मेल स्कॉलरशिप देते हैं जो सपोज इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो या जो फिजिकली हैंडिकेप्ड हो। जैसे हम एक अभी करेंटली एक ही इज फ्रॉम यूपी एंड ही इज फिजिकली डिजेबल्ड, नॉट फुल्ली डिजेबल्ड, एक पर्टिकुलर परसेंटेज इज डिजेबल्ड। सो वो एक लॉ स्टूडेंट है, तो उनके पढ़ाई का लॉ की पढ़ाई का खर्चा हम उठा रहे हैं। एंड देन वी ऑर्गेनाइज डिफरेंट इवेंट्स फॉर मेन लाइक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स, एंड हम प्रोटेस्ट वगैरह भी करते हैं। जैसे रिसेंटली हमने अतुल सुभाष के इशू के लिए, नॉट ओनली अतुल सुभाष एक्चुअली, हमने एक्चुअली बहुत सारे पुरुषों के लिए भी हमने ये आवाज उठाई थी जो एक्चुअली सुसाइड, मतलब जिन्होंने आत्महत्या की थी एंड दे आर नो मोर, बट उनको अभी तक जस्टिस नहीं मिली। सो वी आर बेसिकली टोटली वर्किंग फॉर मेंस राइट्स एंड मेंस वेलफेयर। तो इस जर्नी में आपको कभी ऐसा फील करना पड़ा है कि जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मैं पर्सनली वीडियोस बनाता हूँ मेंस इश्यूज को लेकर, तो बहुत सारे लोग मुझे आकर डीएम कर रहे होते हैं कि आप केवल मेंस की बात क्यों करते हो, आप न्यूट्रल रहकर वुमेन्स के केसेस को क्यों कवर अप नहीं करते। मतलब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ मेंस के इश्यूज को काउंटर करूँ, जिसकी बात अगर नहीं कर रहा है कोई, तो वहां पर चीजें न्यूट्रल रहने की मुझे फोर्स की जाती है। आप लोगों को इस चीज के बारे में कुछ कभी फोर्स हुआ है? बिल्कुल, बिल्कुल। एंड ऑनेस्टली अभी मैं पहले ये बताती हूँ कि हमने व्हाई, जो आपने ये क्वेश्चन पूछा ना कि व्हाई ओनली मेंस राइट्स, आप कभी ये वुमेन्स राइट्स जो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, जो इतने सारे पेजेस है, आप कभी, आप जिन लोगों ने आपको ये क्वेश्चन किया है, आप उनसे पूछना कि क्या वो लोग जाके उनसे पूछते हैं कि व्हाई यू ओनली टॉक अबाउट वुमेन्स राइट्स एंड यू नेवर कवर अप केसेस अबाउट दोज पीपल और दोज मेन जो जिन पे अत्याचार हो रहे हैं या फिर जो सुसाइड कर रहे हैं, जहां पे उनकी वाइफ्स या इन-लॉज गिल्टी पाए जाते हैं। आप उनको ये क्वेश्चन पूछना। नाउ इफ आई टॉक अबाउट मेंस राइट्स कि हमने फॉरमैन इंडिया ये क्यों क्वेश्चन पूछा स्टार्ट था। किया, एंड ऑब्वियसली आई एम अ वुमन। मैंने एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा था ओके, तो मुझे यू बदले कैन में आंसर मी रिप्लाई नाउ। मिला था। हाँ, मुझे बदले में रिप्लाई मिला था कि आप वन साइडेड चीजें देख रहे हैं, आप बायस्ड हैं। मतलब वो अपने केसेस हमें गिना रहे हैं, मैं अपनी तरफ से अपने केसेस गिना रहा हूँ और साथ में उनकी तरफ के केसेस भी गिना रहा हूँ। लेकिन उनकी तरफ से रिप्लाई जो आया था उसमें मुझे देखने को मिला था कि शायद वो एक तरीके से गेम खेलती हुई दिख रही थी मुझे। मतलब उनको लगता है कि ये चीज़ गेम चल रही है कि कौन ज़्यादा बड़ा विक्टिम या ज़्यादा बड़ा क्रिमिनल है। उनके लिए मैंने ये चीज़ नोटिस की है। एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली मतलब यही है उनको लगता है इशू। कि पल्ला तो किसका पहले मैं ज्यादा भारी। बताती हूँ कि व्हाई फॉर्मेट। हाँ, 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 वो विक्टिम कार्ड वाला सीन हमेशा रहता है। तो अभी जैसे यहाँ पे अच्छा। बात ये आई ना कि व्हाई ओनली मेन, तो मैं पहले एक बार ये बताती हूँ कि जैसे हमारा तो ये एनजीओ है, सो मुझे भी बहुत बार ये लोगों ने पूछा है कि इनफैक्ट हमारे फाउंडर को भी ये पूछा गया था कि आप फॉर मेन इंडिया है, पर यहाँ पे पुरुषों से ज़्यादा महिलाएँ हैं। लाइक हम 3 फाउंडर्स हैं, तो लाइक 1 फाउंडर एंड 2 को-फाउंडर, तो दोनों को-फाउंडर महिलाएँ हैं। मैं हूँ एंड अनदर इज़ जयश्री सिंह, एंड जो फाउंडर है ही इज दीपांकर घोषाल। तो पहले मैं बताती हूँ कि स्टार्ट क्यों हुआ। दीपांकर घोषाल जो है वो 24 साल की एज में जब उनकी शादी हुई तो उनकी वाइफ ने फॉल्स एलिगेशंस लगाए उनके ऊपर। एंड उसके बाद ही इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, एंड उसके बाद ये केस 498 ए एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत कुछ, एंड नॉट ओनली ऑन हिम, उनकी वाइफ ने उनके माता जी के ऊपर भी केसेस लगाए थे, लेकिन कुछ लिखा नहीं था कि किस तरह से टॉर्चर किया, बट केस लगा दिया, केस फाइल कर दी। एंड एक भी एविडेंस वो लड़की आज तक पेश नहीं कर पाई। एंड इस केस को खत्म होते होते लगभग 9 साल लग गए। एंड लास्ट ईयर 2024 दिसंबर में उनका ये 498 ए जो केस है ये खत्म हुआ। 9 साल लग गए, जबकि उस लड़की के पास एक भी एविडेंस नहीं थी, और आई थिंक उनकी शादी को बस 2 महीने ही हुए थे। वो दोनों 2 महीने साथ भी नहीं रहे। ठीक है, लव मैरिज थी, लेकिन फिर भी ये हाल है। एंड आफ्टर दैट उनके जो हमारे फॉर्मर इंडिया के एडिटर है रामशंकर जी, तो उनके साथ भी ये इशू हुआ था कि जैसे उनको एक्चुअली थोड़ी सी हार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो उनकी अरेंज मैरिज थी, तो उन्होंने अपने वाइफ को शादी से पहले बताया था कि थोड़ा सा इशू है, बट उनको ये नहीं पता था कि लाइक इट्स सो सीरियस। तो शादी के बाद क्या हुआ कि शादी में एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे रस्में होती है, तो कभी उपवास रखो, ये करो वो करो, तो उस चक्कर में उनकी तबीयत खराब हो गई। शादी के बाद क्या हुआ कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, तो लड़की ने फिर क्या घरवालों को बताया कैसे ऐसा हो गया, तो घरवालों ने उल्टा उसके ऊपर केस डाल दिया कि हमसे छुपाया गया है कि ये मतलब उनकी बीमारी थी लड़के को, एंड इसलिए हम उन पे केस कर रहे हैं। तो फिर उनकी शादी को नल एंड वॉइड कराया गया। इस इश्यू की वजह से क्या हुआ कि उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। ही हैड टू गो थ्रू अ ओपन हार्ट सर्जरी। शादी के बस 6 दिन बाद, आई थिंक 6-7 दिन बाद ही ये इश्यू हुआ। उनकी तबीयत खराब हुई, वाइफ को फिर घर वालों ने आने नहीं दिया, वो खुद भी नहीं आई, उनको नहीं मिलना था, बात नहीं करना था। उन्होंने तो पहले बहुत कुछ डिमांड किया कि हमको ये दे दो, वो दे दो, फिर बाद में उस केस को लाइक उस मैरिज को ही नल एंड वॉइड करवाया गया। क्योंकि इंडिया में 3 तरीके के केसेस है डिवोर्स केस। डिवोर्स एक एक है जो म्यूचुअली होती है, एक जो कंटेस्टेड, मतलब अगर आपने केस किया तो आपकी वाइफ बोलेगी कि मुझे नहीं लेना है डिवोर्स, तो वो कंटेस्टेड है, और एक है नल एंड वॉइड, मतलब खारिज कर दी जाती है। तो ऐसे अच्छा, केसेस मतलब इसमें एक्चुअली मैंने वाइफ बहुत अगर देखे हैं। डाइवोर्स नहीं लेना चाहती है, मतलब अगर हस्बैंड डाइवोर्स लेना चाहता है हाँ, लेकिन वाइफ मना कर रही है कि मुझे नहीं चाहिए, तो उस केस में भी क्या आदमी तो ही वो फंसेगा? कंटेस्टेड में आ जाएगा। इसमें एक चीज़ है, ठीक है? अगर आपने पहले डिवोर्स की पहल की, अगर यू फाइल फॉर द डिवोर्स फर्स्ट, तो क्या होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आप पे आएगा ना, कि आप डिवोर्स ले रहे हो, कुछ तो कारण होगा ना। आपके वाइफ ने आपको परेशान किया, क्या हुआ एक्चुअली में? तो कोई कोई तो कारण होगी। तो वो प्रूव करने का बर्डन आपके ऊपर आएगा एज़ अ हस्बैंड, क्योंकि आपने पहले डिवोर्स फाइल किया ना। लेकिन अगर आपकी वाइफ डिवोर्स फाइल करती है, तो उसके ऊपर आएगा बर्डन ऑफ प्रूफ। तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा अपने एलिगेशन। जैसे कि आजकल महिलाएं क्या करती है कि वो तो एक पैकेज लगाती है ना एलिगेशन, जैसे हमारे ट्रैवल पैकेजेस होते हैं, वैसे मैट्रिमोनियल केसेस के पैकेज है। वहां पे आपका अननेचुरल सेक्स आएगा, डोमेस्टिक वायलेंस आएगा, डाउरी आएगा, ये आएगा, वो आएगा, दुनिया भर के केसेस है, ठीक है। तो वो सारे एक साथ आपके ऊपर लगाए जाएंगे, एंड सिर्फ आपके ऊपर नहीं, आपके फैमिली मेंबर्स पर भी वो लोग लगा सकते हैं। एंड मतलब इस वजह तो से क्या प्रूफ होता है कि करने का केसेस उसको वाइफ के ऊपर रहता है, प्रूफ करने का जैसे प्रेशर। और मान लो अगर वो प्रूफ नहीं कर पाती हाँ, है, जैसे आपने बताया कि 9 साल कुछ बाद नहीं। अभी खत्म हुआ केस, लेकिन एविडेंस नहीं था उनके पास कोई हम्म, भी। नहीं, और नहीं। अगर सेम सिचुएशन इसलिए हस्बैंड के जो साथ हमारे होती है, फाउंडर वो है, प्रूफ नहीं कर पाता तो? प्रूव नहीं कर पाता, तब तो उसको ऑब्वियसली एक हस्बैंड जो है वो अपना केस अगर प्रूव करे ना करे, वो कुछ भी ना करे, उसके ऊपर तो वैसे भी प्रेशर होता है कि आपको मेंटेनेंस देना है, आपको एलिमनी देनी है, ये करना है, वो करना है। इनफैक्ट आपको पता है कि अगर एक केस अगर चलती है ना, तो अगर हस्बैंड अपियर नहीं होता है कोर्ट में, तो भी उसको जेल हो सकती है। आपको मेंटेनेंस देने में लेट हो तो भी आपको जेल हो सकती है। तब तो बात वो हो जाती है ना। बात ये है। हाँ जी। और अगर हस्बैंड प्रूफ ना कर पाए, तो बस वही है कि आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा,
बस उतना है, डिवोर्स ग्रांट नहीं की जाएगी और फिर आपको उसी वाइफ के साथ रहना होगा एंड वो फिर आपको टॉर्चर करेंगी, जो करना है आपको वो झेलना पड़ेगा तो फिर। और वैसे भी वो तो और मान लो अगर मेंटेनेंस आपसे हस्बैंड ने लेती प्रूव रहेगी कर ना। दिया फिर? अगर प्रूफ वो कर पाया तब तो डेफिनेटली डिवोर्स आपको मिल जाएगा। अगर आपने सारे एविडेंसेस दिखा दिए एंड जज को सही लगा सब कुछ, फैमिली कोर्ट हो, फैमिली कोर्ट पहले जजमेंट देती है ना इन सब केसेस में। तो अगर आपको डिवोर्स मिल गया तब तो सही है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आपको ही होगी एज़ अ हस्बैंड, क्योंकि आपको ही तो वो मेंटेनेंस देना है ना, एलिमनी देनी है। आपको तो दे भले ही वाइफ, गलती किसी की भी हो, आपकी हो या आपकी वाइफ की हो, जब डिवोर्स हो रही है तो आपको मेंटेनेंस या एलिमनी अगर आपकी वाइफ माँगती है आपसे तो आपको देना पड़ेगा। ये अकॉर्डिंग टू जो अच्छा, जैसे सेक्शन अगर मान लीजिए 125 ऐसा कोई सीआरपीसी है। सिनेरियो बनता है जिसमें वाइफ अगर चीट हुँ, कर रही है, जैसे प्रसन्ना जी का अभी केस आया था। अब प्रसन्ना जी ने इस जी। चीज को प्रूव भी किया विद एविडेंस कि उनकी वाइफ ने चीट किया, फिर भी उनको एलिमनी देनी पड़ी। तो ये क्या सीन है हाँ, कि प्रूफ होने के बाद भी यही सीन है, सारा बर्डन एक पुरुष पे आ रहा है? यही सीन है। हाँ, यही सीन है। क्योंकि देखिए, हमारे जो सीजीआई थे, फॉर्मर सीजीआई, उन्होंने खुद ही ये कहा था कि हस्बैंड कैन नॉट कंट्रोल अ वाइफ्स सेक्सुअलिटी, मतलब वो हाँ, शादी ये मैंने मतलब अपने हस्बैंड के स्टेटमेंट साथ पढ़ा था। सेक्स करे, बाहर किसी के साथ करे, नोबडी कैन कंट्रोल। और इनफैक्ट आई थिंक 2018 ये में जो आइडेंटिटी लीगल हो नाउ गई थी, अगर कहे फ़ोन, आसान हाँ, भाषा में वो कहें। स्ट्राइक, हाँ, वो 497, वो हाँ, 497 हट गई थी। तो इसलिए अभी एक्चुअली क्या है कि एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर इज़ नो मोर एन ऑफेंस, ऑफेंस नहीं है। लेकिन क्या है ना कि अभी अगर हस्बैंड ने कंप्लेन कर दी, डिवोर्स आपका हो हुँ, गया, सपोज़ आपने एविडेंस दिखा दिया एंड आपका डिवोर्स भी हो गया, बट अगर आपकी वाइफ आपसे एलिमनी माँगती है तो आपको देनी पड़ेगी। क्योंकि यही है हुँ, अकॉर्डिंग टू द लॉ। एंड जो आपका सेक्शन 125 सीआरपीसी जो है, आईपीसी का मैं बोल रही हूँ, हुँ, तो उसपे तो ये डायरेक्टली लिखा हुआ है कि अगर महिला, बच्चा या जो सीनियर सिटीज़न है, अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर पाए तो द हस्बैंड हैज़ टू टेक द बर्डन। अब क्या है कि अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें ये चीज़ है कि ईदर ऑफ द स्पाउस जो कम कमाता हो या खुद को सफिशिएंटली वो नहीं कर पाए, सस्टेन नहीं कर पा रहा हो, तो पति भी डिमांड कर सकता है। लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में ऐसे जजमेंट आते हैं कि पत्नी को देना पड़ा। है ऐसे केसेस, लेकिन लाखों में 2-3 होंगे, बहुत कम। तो यही सिनेरियो है, लेकिन आपको फिर देना पड़ेगा सामने से वो क्योंकि अगर आर्गुमेंट जज तो ये खुद देंगे। ये बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, जी, कंटिन्यू करिए आप। जी। हाँ, मैं बोल रही थी कि ऐसे कई सारे जजमेंट्स हैं, मैं आपको भेजूँगी वो सारे जजमेंट्स, यू कैन इवन शो हियर, कि वहाँ पे जज खुद बोलता है कि आप आपके तो हाथ-पैर सही सलामत है, आपके पास अगर जॉब नहीं है, तो आप लेबर का काम करो, लेकिन आप कमाओ और मेंटेनेंस तो आपको देना पड़ेगा। फिर जजेस जजेस ने ये भी कहा है कि यू बेग, बोरो और स्टील, लेकिन आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा अपनी वाइफ को, ठीक है? फिर हाई कोर्ट्स ने ये भी कहा है कि अगर आपकी पत्नी पढ़ी-लिखी है, एबल बॉडीड है, तो आप उसको फ़ोर्स नहीं कर सकते। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि आप उसको फ़ोर्स नहीं कर सकते टू वर्क, ठीक है? वो अगर चाहती है कि मैं काम ना करूँ तो बैठ सकती है। उधर हाई कोर्ट्स बोलती है कि आप एबल बॉडीड है, आपके पास सही सलामत हाथ-पैर है, तो आप काम करो और मेंटेनेंस दो, एलिमनी दो अपनी वाइफ को। तो इस तरह की चीज़ें चल रही है। मतलब अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि मान लो, चलो किसी का एग्जांपल लेते हैं, उसने अलाउ किया कि उसकी वाइफ जो है वो शादी के बाद वर्क कर सकती है, अगर वो वर्किंग वुमन बनना चाहती है तो वो बनने देता है, हुँ, कोई दिक्कत नहीं। हुँ। अब मान लो अगर उसके वर्किंग करने के फेज में ही डाइवोर्स होता है, तो इस केस में हुँ। क्या चीजें होंगी? वाइफ अगर बोलती है कि मैं खुद को मेंटेन नहीं कर पाती, देखिए बेसिकली द हस्बैंड हैज़ टू पे एलिमनी, वो नहीं भाग सकता इस चीज़ से, आप नहीं भाग सकते। आप कुछ भी कर लो, आप नहीं भाग सकते, ठीक है? ऐसे भी मैंने इसलिए कहा कि ऐसे बहुत कम केसेस है जहाँ पे हस्बैंड इज़ डिमांडिंग एलिमनी और कोर्ट ने ग्रांट की है। कुछ केसेस है, मैं आपको वो भी भेज दूँगी। लेकिन वो मैंने कहा ना, लाखों में 2, 3, 4 केसेस होंगे, बहुत कम। ज़्यादातर केसेस में क्या है कि महिला काम भी कर रही है, गवर्नमेंट, आई थिंक ये जोधपुर की एक फैमिली कोर्ट ने ये मैं भेजूँगी आपको वो जजमेंट भी। वहाँ पे जोधपुर की फैमिली कोर्ट के जज ने एक सरकारी स्कूल टीचर थी। ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कूल टीचर है तो आपको पता है कि वो एटलीस्ट उसका फ्यूचर तो सिक्योर्ड है ना, सरकारी स्कूल टीचर है। बट हाँ, उनके पति गवर्नमेंट जो जॉब है वो मतलब एक आई फिर आप थिंक कह बिज़नेस, सकते हैं इसे। हाँ, तो उनके जो पति है वो बिज़नेसमैन थे, तो उनको मंथली मेंटेनेंस देने को कहा गया।
तो फिर उनको क्या ज़रूरत मेंटेनेंस की? तो वही बात है। तो यही सिनेरियो है कि अगर आपकी क्यों नहीं वाइफ देना ने पड़ेगा? डिमांड किया, तो आपको देना पड़ेगा। मतलब चाहे वो वर्किंग वुमन हो, चाहे कोई भी? चाहे कोई भी हो। हाँ। हाँ, अभी ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे हमने ऐसे कोर्ट वर्डिक्ट्स देखे हैं, जहाँ पे क्या होता है कि पत्नी जो है अनरीज़नेबल डिमांड करती है। एक जगह पे आई थिंक ये कर्नाटका हाई कोर्ट का केस है, जहाँ पे पत्नी ने कहा है कि मुझे मंथली 6 लाख चाहिए, तो उसने लिस्ट बनाकर दी कि मुझे किस लिए 6 लाख चाहिए। महँगे ज्वेलरीज़, महँगे ड्रेसेस, ये वो ऐसे। तो उस टाइम पे एक लेडी जज थी, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अनरीज़नेबल थिंग है कि आपने इतनी ह्यूज अमाउंट एक अकेली इंसान को क्या इतना ह्यूज अमाउंट चाहिए मंथली का 6-7 लाख? मंथली के 6 लाख तो बहुत बड़ी बात है। लोग तो 30,000 भी नहीं कमाते, बहुत लोग 20,000 कमा कर भी अपना घर चला रहे हैं, है ना? तो ऐसे कुछ सही बात। जजमेंट्स भी है जहाँ पे मना किया गया है कि हम इतने अनरीज़नेबल अमाउंट ग्रांट नहीं कर सकते। आपके पति चाहे कितना भी कमाए, लेकिन आप एक रीज़नेबल अमाउंट डिमांड करो। तो वहाँ पे जज ने ये भी कहा है कि अगर आपको इतना पैसा चाहिए तो आप खुद कमा के करो, लेकिन ऐसे अगर आप लेकर आओगे तो मैं इसको डिसमिस कर दूँगी। तो ऐसे भी केसेज़ है, बट कम है। ज़्यादातर केसेस में क्या है कि महिला ये देखती है कि मेरे पति का वैल्यूएशन कितना है और उसपे वो जाके करती है कि नहीं मुझे मुझे मतलब इतना इतने लैक्स चाहिए या इतना करोड़ चाहिए। दैट इज़ द थिंग। अच्छा, जो ये स्टेटमेंट्स पास होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, तो इसमें मेरा सवाल ये था कि जैसे मान लीजिए ऐसा कोई स्टेटमेंट पास होता है कि आपको कुछ भी करके देना ही है, तो जो स्टेटमेंट हुँ। पास कर रहा है जज वहां पर बैठ के, तो क्या उनके ऊपर कोई प्रेशर होता है कि मतलब वो ना चाहते हुए भी उनके पास कोई लॉ नहीं है इसलिए उनको ऐसा जजमेंट देना पड़ रहा है? मतलब अगर देखें तो उनके पास कोई लॉ नहीं है प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या ऐसा कोई सीन भी होता है क्या? नहीं एक्चुअली देखिए हाँ, ये बात है कि जैसे महिला एक्चुअली जजेस के हाथ में भी बहुत कुछ होता है, ठीक है? जैसे कि मैंने कहा, कोई महिला ऐसी है जैसे कि हमारे अ, माँ के ऐज के सपोज़ है, 50-60 हम्म, साल की कोई लेडी है, वो कमाती नहीं है, तो उनको देना हम्म, तो दैट इज़ प्रॉपर कि उनको चाहिए नहीं तो वो कैसे जिएँगी, है ना? लेकिन अगर जज को दिख रहा है कि ये लड़की जो है जानबूझकर हैरेस कर रही है, उस वो कमा सकती है या फिर वो एबल बॉडीड है, वो कमा के खा सकती है खुद के, फिर वो कमा भी रही है, ठीक है? तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ऐसे जजमेंट्स हैं जहाँ पे मेंटेनेंस डिनाई किया गया है, ठीक है? लेकिन क्या है कि अगर एक महिला जब एक मेंटेनेंस की माँग करती है ना, तो उसको टोटली डिनाई नहीं कर सकती कि आपको मेंटेनेंस नहीं ग्रांट की जाएगी, ठीक है? ये टोटली डिनाई नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ हुआ कि सपोज़ महिला ने अपने लाइक अभी क्या है कि जैसे कोर्ट में अगर महिला काम कर रही है, वर्किंग वुमन है, तो उसको अपनी पे स्लिप भी दिखानी पड़ती है कि वो कितना कमा रही है। हस्बैंड को तो दिखाना ही पड़ता है। अगर उसने झूठे फ़ॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स दिखाए, तो उस केसेस में हाँ, जज ये बोल सकता है कि नहीं मिलेगी क्योंकि तुमने झूठ दिखाया है, तुम ऑलरेडी इतना कमाती हो, तो तब वो हो सकता है। अदरवाइज़ नॉर्मल डिवोर्स केसेस क्या है कि ये लिखा हुआ ही है सेक्शंस में कि ये महिला का हक है कि वो एलिमनी या मेंटेनेंस की माँग कर सकती है, अगर वो खुद को सस्टेन नहीं कर सके, ठीक है? लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि सस्टेन कर सके कि ना कर सके, ज़्यादातर केसेस में क्या है कि हस्बैंड को देना पड़ता है मेंटेनेंस। लेकिन हाँ, अगर अगर जज अगर चाहे तो उसको डेफिनिटली अपने हिसाब से अगर वो देखे, तो वो उसको कर सकता है कि मेंटेनेंस अब और अलाउड नहीं की जाएगी या फिर पहले अगर आपको इतना मिला है तो अभी और आप नहीं डिमांड कर सकते। तो इस तरह की चीज़ें भी होती है। बट जहाँ तक मैंने जितने केसेस देखे हैं कि एकदम कुछ भी ग्रांट नहीं किया गया हो, एकदम ज़ीरो वैसे नहीं है केसेस, मेरी जानकारी में। और अगर इस तरीके के जो जजेस होते हैं, जो जैसे अतुल सुभाष वाले केस में हुआ था, उन्होंने डायरेक्टली उनसे एक तरीके से बोले हुँ, तो रिश्वत मांगी थी, 4-5 लाख रुपए शायद केस को सेटल करने के लिए। हुँ। तो जो उन वो जज थी रीता कौशिक, उनके खिलाफ जो लॉयर्स आवाज उठा रहे थे, ऐसे जो जजेस के खिलाफ लॉयर्स आवाज उठाते हैं, उनके खिलाफ में और दूसरे लॉयर्स क्यों खड़े हो जाते हैं उस जज को प्रोटेक्ट करने के लिए? देखिए, बात ये है ना कि ये एक हार्श रियलिटी है और ये सबको पता ही इट्स काइंड ऑफ अ ओपन सीक्रेट कि क्या है कि जब एक पति एक सपोज़ जो लड़की के जो लॉयर है, महिला के जो लॉयर है, तो उनको दिखता है ना कि पति कितना कमाता है। अभी वो जितना भी कमाए, अगर वो बहुत ज़्यादा कमाता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, तो जितना उनको मेंटेनेंस या एलिमनी ग्रांट होगी उसमें से एक हिस्सा तो वो लोग भी लेते हैं।
ठीक है? इनफैक्ट मैं तो ये बताती हूँ आपको कि जब ये मैट्रिमोनियल केसेस जो है, जब ये रजिस्टर की जाती है, वो कहाँ पे जाकर करते हैं? पुलिस स्टेशन में। पुलिस वालों को भी पता होती है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। उनको पता होता है सब कुछ कि महिला झूठ बोल रही है, क्यों? वो लोग उसी चीज़ में डील करते हैं ना, तो उनको पता है कि कौन क्या सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, किसके पास एविडेंस है, नहीं है, ठीक है? बट फिर भी वो चार्जशीट झूठी फाइल करते हैं। ठीक है? जो कि हमारे जो फाउंडर है दीपांकर के केस में भी सेम हुआ, झूठी चार्जशीट फाइल की गई, बाद में 3 साल बाद उनको डिसमिस किया गया उस पुलिस वाले को। बट ऐसी चीजें हो रही है ना, झूठी चार्जशीट फाइल कर रहे हो बिना इन्वेस्टिगेशन किए, ठीक है? पहले क्या होता था कि जब इन्वेस्टिगेशन बिना किए ही लोगों को अरेस्ट किया जाता था, ठीक है? जब ये 498 ए डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस फाइल होते थे। फिर क्या हुआ कि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, अर्नेश कुमार जजमेंट, पॉपुलर जजमेंट है, तो वहां पे ये बोला गया कि अब आप ऐसे किसी को बिना इन्वेस्टिगेशन के झट से जाकर अरेस्ट नहीं कर सकते अगर ऐसी कोई केसेस फाइल होती है डोमेस्टिक वायलेंस वाली। तो उसके बाद अभी अरेस्ट जो है इमीडिएट होना बंद हुआ, ठीक है? तो ये चीज है। तो अभी क्या है कि बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि जो लॉयर्स है, लॉयर्स ही अपने फीमेल क्लाइंट को मिसगाइड करते हैं और उनसे जो एलिमनी या जो भी मिलता है ना, तो उससे उनका भी एक हिस्सा होता है। कुछ केसेस में ऐसे भी है कि हमने ये देखा है कि जैसे ये रीता कौशिक जो जज है, ऐसे और भी जजेस के भी आए हैं नाम, जो क्या करते कि उसमें से जज जो है वो भी हिस्सा लेते हैं। वो भी अपना ही हिस्सा लेते हैं, क्योंकि अगर आपको करोड़ों की मेंटेनेंस या रेवेन्यू मिल रही है, तो वहां पे सब अपना अपना हिस्सा लेकर निकल जाते हैं। तो इट्स अ टोटली एक्सटॉर्शन बिजनेस एक्चुअली। तो एक्सटॉर्शन इज द ऐसे प्रॉपर जजेस को नेम। डिसमिस क्यों नहीं सब किया यही हो जाता? गया। कौन से जो मतलब जो ऐसे करप्ट जजेस होते हैं रीता कौशिक टाइप के, हम्म। उनको डिसमिस क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि वो प्रूफ नहीं हो रहे हैं ना, आप प्रूफ कैसे करोगे? इन रिटर्न थोड़ी आपको बोला, आपको तो वर्बली बोला है, या फिर वो भाई पीठ देखो, पीछे होगा ना एक आपके, एक आपको बंदा तो आपके एक पास बंदा कोई एक बंदा जो डॉक्यूमेंट आत्महत्या थोड़ी कर रहा है, आपने वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ी की है कि वो आपसे मांग रही है। है, भले उसने चलो ठीक है रिकॉर्डिंग नहीं की है, आपकी लेकिन वॉइस नहीं एक आ रही है। बात बताइए, जैसे कोई बंदा है जो आत्महत्या कर रहा है, उसने आत्महत्या करने से पहले नाम लिखा हम्म। कि कौन कौन उसकी आत्महत्या के पीछे दोषी है। अब इसने जो लिखित में वो चीज दी है रिटर्न में, क्या वो चीज वैलिड प्रूफ नहीं हो सकती? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई देखिए बंदा रीता इतना बड़ा कौशिक के स्टेप केस। उठा रहा है और किसी का नाम उसमें हम्म। दोषी के तौर पे लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी बात में सच्चाई होगी। होगी होगी। देखिए अब इसमें क्या है ना कि ये तो आपने जज की बात बोल दी, वो तो जज है, ठीक है? बहुत सारे केसेस में ऐसे भी हुए कि वो महिला का नाम लिख कर गए, बट फिर भी महिला को अरेस्ट नहीं किया गया, या फिर अरेस्ट किया, क्वेश्चनिंग करके छोड़ दिया। तो अगर एक जिसका नाम लिखा गया, जिसके खिलाफ एविडेंसेस पुलिस स्टेशन में दिखाए गए, उसी महिला को अगर वो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो फिर वो जज के खिलाफ आपको लगता है कि किस तरह का एक्शन होगा? वो नहीं होगा एक्शन। रीता कौशिक जी भी अभी अपना काम कर रही है एज़ अ जज, उनको डिसमिस नहीं किया गया है, तो इतना ईज़िली ये सब चीज़ें नहीं हो सकती है कि आप किसी जज को फट से डिसमिस कर दो। इन्वेस्टिगेशन बिठाई जा सकती है उनके अगेंस्ट, ठीक है? अगर अथॉरिटीज़ चाहे तो लेकिन इन्वेस्टिगेशन बिठा सकते इन्वेस्टिगेशन हैं। भी नहीं बिठाई। डिसमिस करना ना करना जहां वो तक तो मेरी अथॉरिटी का जानकारी है कि शायद उनके ऊपर नहीं इन्वेस्टिगेशन भी बिठाई, नहीं हाँ, बिठाई नहीं गई। बिठाई। इन्वेस्टिगेशन नहीं बिठाई, वही बात है। तो ये इट्स कंप्लीटली ऑन द अथॉरिटीज। इसीलिए मैंने आपको पुलिस स्टेशन वाली बात बताई कि पुलिस में तो पता ही होता है उनको ना कि कौन सच बोल रहा है, फिर भी पैसे ऐंठने के चक्कर में वो लोग झूठी चार्जशीट फाइल करते हैं। उनको पता है कि वो लड़कियों को बोलेंगे तू मुझे पैसा दे। ऐसे बहुत सारे विक्टिम्स है जो रेप केसेस, झूठे रेप केसेस होते हैं, उसमें विक्टिम्स महिलाएं झूठे केसेस कर देती है। अभी उनको पता है कि ये केसेस झूठे, वो बोलते हुए कि हमको पता है, ठीक है, लेकिन फिर वो बोलेंगे हम तो मजबूर है। फिर वो लड़कियों को बोलेगा तू मुझे इतना पैसा दे दे, मैं केस डिसमिस करा दूंगा, ठीक है। महिला भी बोलेगी तू मुझे इतना पैसे दे, मैं तेरा नाम हटवा दूंगी। तो दिस इज द थिंग। सो इट्स अ कंप्लीट एक्सटॉर्शन बिजनेस, और कुछ नहीं है, ये पूरा एक्सटॉर्शन बिजनेस है। अच्छा, अभी की डेट में जो कोई आगे चल के आदमी शादी करने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस चीज की, तो वो फैमिली प्रेशर में आकर या फिर जैसे उनके रीति रिवाज चलते आए हैं बहुत टाइम से, उसको फॉलो करते हुए शादियां करेंगे बहुत हम्म। सारे लोग, और अभी भी कर ही रहे होंगे करंट टाइम में भी। हम्म। तो जो लोग करने वाले हैं, वो हम्म। लोग किस तरीके की प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ताकि उनके ऊपर अगर मान लो ऐसी सिचुएशन बनी भी, तो कम से कम चांसेस हो हम्म। उनके फंसने के? हम्म। देखिए पहले तो ये है कि जैसे बहुत लोग पूछते हैं ना कि मेरी वाइफ मतलब ऐसे बिहेव कर रही है, मुझे टॉर्चर कर रही है, या मेरे बच्चे को टॉर्चर कर रही है, तो मैं क्या करूं ऐसे सिचुएशन में? तो इसमें सबसे जो पहला प्रिकॉशन कोई एक पुरुष ले सकता है वो ये कि आप पहले तो सारे एविडेंसेस अपने पास जमा करो, ठीक है? आप रिकॉर्ड करो।
कई बार क्या होता है कि आपने अगर फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग पेश की तो उसे कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती ये बोलकर कि आपने उसकी प्राइवेसी ब्रीच कर दी, ठीक है? ये हुआ है। फिर भी मैं बोलूँगी फिर भी आप जो आपने कॉल रिकॉर्डिंग हो या वीडियो रिकॉर्डिंग हो, जैसे जितना हो सके आप वो डॉक्यूमेंट आप एविडेंस को आप डॉक्यूमेंट करके रखो, ठीक है? एंड सेकेंडली सेकेंड स्टेप में आप क्या करना अगर हद से ज़्यादा हो रही है चीज़ें खराब, तो अ, आप जस्ट पुलिस स्टेशन जाओ, एफआईआर नहीं करो, ठीक है? एफआईआर मत करना। एक बस रिटेन कंप्लेंट या एक फॉर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन देना जो हम बोलते हैं ना कि एक एप्लीकेशन आप डाल दो कि मैं ये मेरा नाम है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, तो मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है, सो देयर इज़ अ थ्रेट टू माय लाइफ, ठीक है? तो मैं आपको ये इन्फॉर्म कर रहा हूँ। एंड उसके साथ जो आपके एविडेंसेस वगैरह जो भी है, आप उसको अटैच करके सबमिट कर दो। तब क्या होगा कि बाद में जब वो लड़की आपके अगेंस्ट कंप्लेंट करेगी, तो आपके पास बोलने के लिए ये होगा कि मैंने ऑलरेडी ये इन्फॉर्म किया था। एंड डेफिनिटली आप वो जमा करने के बाद आप एक रिसीविंग कॉपी ले लेना पुलिस स्टेशन से। तो ये तो 2 चीज़ें हो गई जब चीज़ें खराब होनी शुरू होती है। पहले भी अगर आपको लाइक शादी से पहले भी आपको डेफिनिटली आपको कुछ रेड फ्लैग्स वगैरह तो दिखेंगे ना महिलाओं के। जैसे देखिए सिचुएशन के हिसाब से रेड फ्लैग्स होती है, तो वो आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लग रहा है आपके अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि कुछ गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है, तो उस टाइम पे ही आप वहाँ से हट जाइए ताकि आप ऐसे सिचुएशन में ना फँसे। क्योंकि अगर आप एक बार फँस जाते हैं ना मैट्रिमोनियल केसेज़ में, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाती है लास्ट में। 9-10 साल आपके तो ऐसे ही चले जाएँगे। क्योंकि और देखिए झूठे केसेज़ में क्या होता है कि महिला अगर अपना केस अगर प्रूफ ना भी कर पाए ना, तो उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होगी। कुछ नहीं होगी, ठीक है? वो उसको आपसे पैसे मिलते रहेंगे, किस्मत आपका करियर खराब होगा, आपकी रेपुटेशन चली जाएगी, सब कुछ आपका जाएगा, उसका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है? ऊपर से जी। आप लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। उसको जो करना है वो मज़े से करती रहेगी, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पैसे भी जाएँगे, आपका मान-सम्मान सब कुछ चला जाएगा, जॉब चली जाएगी, सब कुछ। आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी, सब। तो इसीलिए मैं तो ये कहूँगी सारे जो अनमैरिड लोग हैं, मैरिड लोगों के लिए तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप क्या-क्या कर सकते हो। बट जो अनमैरिड लोग हैं, वो पहले रेड फ्लैग्स को समझने की कोशिश करें क्योंकि हमेशा आपको इंट्यूशन अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। भाई, जो वीडियो ये देख रहे हैं, जो आगे चल के शादियाँ करने वाले हैं और जो फ्यूचर में इस वीडियो को देखेंगे, जो करने वाले हैं, तो उनमें मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि मैट्रिमोनियल वेबसाइट से कुछ भी हो जाए, रिश्ते मत ढूँढो। चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, दोनों के लिए ये चीज़ बोल रहा हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल हम मर्दों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं आप लोगों से ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स में जाकर, एप्लीकेशंस में जाकर मत ढूँढो, क्योंकि वहाँ पर आपको 99% ट्रैश ही देखने को मिलेगा और कुछ भी नहीं। आपको ढंग के रिश्ते नहीं मिल सकते। अभी जो फ़िलहाल एलिमनी के केसेज़ निकल कर आए हैं जितने भी, उसमें से ज़्यादातर केसेज़ ऐसे थे जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट से निकल कर आए थे। मतलब जिन औरतों ने फाइल की थी केसेज़, उनके इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि लड़के ने उनको किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट से पसंद किया था। तो प्लीज़ मत जाओ। मैट्रिमोनियल वेबसाइट में जाने का मतलब है आप एक चीज़ समझना थोड़ा-सा आपको ये चीज़ अजीब लगेगी लेकिन एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोई एक वुमन है, प्रिटी गुड है, दिखने में भी अच्छी है और बैकग्राउंड भी उसका ठीक-ठाक है, बढ़िया है सब कुछ फिर भी। उसको अगर रियल लाइफ़ में कोई बंदे नहीं मिल रहे हैं, उसको मैट्रिमोनियल वेबसाइट में जाकर अगर लड़के ढूँढने पड़ रहे हैं, तो आप समझ जाओ वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। मतलब आज की डेट में देखा जाए तो वुमेन एक तरीके से प्रिविलेज है कि उनको मेंस का अटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, हुँ। ऑलरेडी वो उनके पास अटेंशन वैलिडेशन होता है मर्दों का। अगर वो चाहे तो उनके लिए शादी करने के लिए बहुत सारे मर्दों का रिश्ता यूँ ही आ सकता है चुटकी बजा के। लेकिन अगर नहीं आ रहा है, उनको नहीं मिल रहा है और वो मैट्रिमोनियल वेबसाइट का सहारा ले रही है, तो वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है आपके लिए। हुँ, एग्ज़ैक्टली। इनफैक्ट मैं ये भी बोलूँगी कि अगर रेड फ्लैग्स की यहाँ पे बात आई है, तो जैसे शादी से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देती हूँ कि जैसे लड़की अगर बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है
मतलब आप उससे पूछ रहे हो कि आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आप सब कुछ पूछ रहे हो, आपके पास्ट के बारे में, प्रेज़ेंट के बारे में, सब कुछ। लेकिन लड़की अगर आपसे कुछ नहीं पूछ रही है कि आपकी क्या पसंद है, आप क्या चाहते हो, ठीक है? वो सिर्फ़ अपने बारे में ही बात कर रही है, अपने पास्ट के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, ठीक है? तो दैट इज़ अ रेड फ्लैग, क्योंकि शी इज़ सेल्फ सेंटर्ड, उसका मतलब ये है, ठीक है? तो वो आप समझ जाओगे कि अगर वो दिन-रात सिर्फ़ अपने बारे में बात करती है, आपके चीज़ों पे मतलब वो कुल ध्यान मिला नहीं दे के रही है, अगर आपके लाइफ़ में चीज़ें प्रॉब्लम आ केवल रही है। वन साइडेड है। हाँ, बिल्कुल। एंड सेकंडली क्या होता है कि आजकल होता है ना कि आजकल तो ऐसा हो गया है कि लड़कियाँ भी जाती हैं लड़कों के घर रिश्ते से पहले, लड़के भी आते हैं लड़की के घर। तो उस टाइम पे अगर आप ये देख रहे हो कि जो लड़की की माँ अपने फादर से कैसे बिहेव करती है, वो भी एक बार ऑब्जर्व करो, ठीक है? अगर वो हाँ, उनका ये बहुत भी ज़्यादा पॉइंट मैं डोमिनेटिंग ऐड करने नेचर वाला है। हाँ, हाँ। ये भी मैं तो ऐड करने अगर वो वाला था। ज़्यादा डोमिनेटिंग है कि वो अच्छे से बिहेव नहीं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा ना कि आजकल तो पहले की तरह नहीं है ना कि आप बस बिना देखे आप शादी कर लोगे। आप आजकल तो आना-जाना होता है ना घर में शादी से पहले, तो आप समझ जाओगे। इनफैक्ट आपको लड़की से ही पता चलेगा कि आपकी माँ मतलब लड़की की माँ कैसा बिहेव करती है या फिर घर में उनका किस तरीके का माहौल है कि ज़्यादा डोमिनेटिंग कौन है वहाँ पे। क्या माँ डोमिनेट कर रही है सबको? तो उससे भी आपको पता चलेगा, क्योंकि उससे क्या हो कि माँ का प्रभाव एक पड़ता है ना लड़की पे, तो हुँ, वो एक चीज़ है। फिर अगर जो यहाँ पे एक मैं एक पॉइंट बोलूँगी कि अगर वो आपसे लाइक शादी से पहले अगर आपसे काफ़ी डिमांड्स कर रही है, ठीक है? कि ये दिला दो, वो कर दो, ये दिला दो। मतलब मैं फाइनेंस पैसों की बात कर रही हूँ, कि अगर आप वो आपसे काफ़ी सारी चीज़ें माँग रही है ना कि ये दे दो, वो दे दो, तो वो भी एक रेड फ्लैग है, क्योंकि अभी तक आपकी शादी हुई नहीं है, आप डेट डेट कर रहे हो, राइट? शादी होगी कि नहीं हुँ, वो तो पता नहीं है ना, कल को तो कुछ भी हो सकता है। बट फिर भी हाँ, वो अगर आप पे इतना एक्सेसिवली हक जता रही है कि आप ऐसे ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, तो वो भी एक रेड फ्लैग है, क्योंकि शादी से पहले अगर वो इतना कर रही है, शादी के बाद क्या मालूम आपसे क्या माँग ले? अगर आप ना दे पाओ फिर झगड़ा करेगी, फिर आपसे डिवोर्स करेगी, ठीक है? जी, एंड आजकल क्या है कि लड़कियों के पास ऑप्शन सबके पास ऑप्शंस बहुत है बिकॉज़ ऑफ द सोशल मीडिया ऐप्स एंड ऑल, ठीक है? तो लड़कियाँ क्या करती है कि उनके पास ये जनरली देखा गया है, ये हमने ऑब्जर्व किया है कि वो लोग क्या करते हैं ना कि वो लोग बैकअप ऑप्शंस रखते हैं, ठीक है? तो इसलिए आप ये समझो कि अगर आपको शादी से पहले ही वो आपसे अगर इतना माँग रही है, ठीक है? तो दैट इज़ समवेयर समथिंग इज़ रॉन्ग, ठीक है? एंड इस चीज़ के और लिए एक मैं आपको बात नहीं बोलेंगे बताऊँगी कि कि आप इसमें आप एक फीमेल होकर उन्हीं के पत्ते खोल रही हैं। नहीं ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए मेरा भी एक भाई है, राइट? मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरे इतने सारे मेल स्टूडेंट्स हैं, राइट? एंड मेरे इतने सारे लाइक फ्रेंड्स हैं। एक तो जो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया आपको 2 केसेस के बारे में जिन्हें मैं पर्सनली जानती हूँ, राइट? तो ऑलरेडी जब ये क्योंकि ये सब चीज़ें ना ऐसी चीज़ें हैं, किसी के घर भी ये नहीं होनी चाहिए। मैट्रिमोनियल केसेस में फँसना मतलब आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, पूरी लाइफ। पैसे तो चले ही जाएँगे, सुख शांति चले जाएँगे, यू बिकम डिप्रेस्ड, क्योंकि इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है कि जो हमारे फाउंडर है ना, वो इनिशियली वो उनकी एज कम थी, मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, 24 साल के थे। तो उस टाइम पे ही वाज़ हैविंग सुसाइडल टेंडेंसीज़, उन्होंने कोशिश भी की थी, राइट? उस क्योंकि एक 25-24 साल का लड़का मेरे स्टूडेंट्स है 24 साल के, ठीक है? इतनी कम एज है, तो उसमें अगर आपने शादी कर ली एक सुंदर भविष्य के बारे में सोचकर, नाउ यू आर गोइंग टू कोर्ट्स, ओके? लाइक कभी आप इस कोर्ट जा रहे हो, कभी उस कोर्ट पे जा रहे हो, ठीक है? आप पे एलिगेशंस लगाया गया, आपको क्रिमिनल का टैग दिया गया है बेसिकली एंड आपको प्रूव करना पड़ रहा है अभी। तो आपके रिलेटिव्स तो है ही जले पे नमक छिड़कने के लिए, वो तो आप पे बहुत कम ही ऐसा होता है कि आपके रिलेटिव्स आप पे भरोसा करेंगे, ठीक है? और सोसाइटी क्या है कि तो पुरुषों उनका का चैलेंज ये है है कि सबसे men are always guilty before being proven innocent, ये हाल है कि अगर आप एक पुरुष है, आप पे अगर मैंने बोल दिया कि इसने मेरे साथ गलत किया है, तो आप ऑलरेडी उसी टाइम पे यू आर प्रूवन गिल्टी, ठीक है? आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आप बन गए ऑलरेडी गिल्टी, ठीक है? तो इन सब चीजों की वजह से क्या होता है कि मेंटल हेल्थ बहुत खराब होती है, इसी की वजह से तो लोग सुसाइड करते हैं, क्योंकि एक केस कब तक चलेगी आपको नहीं पता, ठीक है? 10-12 साल भी हो सकता है, किस्मत की बात है, अब पता नहीं क्या हो जाएगा और उसी सिचुएशन में आपको फिर लॉयर हायर करना पड़ता है, पैसे आपके जाते हैं, आपकी जॉब चली जाती है, मान-सम्मान तो जाती है, ठीक है? मेंटल स्टेट के बारे में बहुत कम बात होती है, पुरुषों के मेंटल स्टेट के बारे में, राइट? तो इसीलिए मैं ये रेड फ्लैग्स के बारे में आपको बता रही हूँ। और एक बात मैं बताती हूँ रेड फ्लैग्स का कि एक लड़की के अगर बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं, तो भी वो रेड फ्लैग है, कैसे मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसमें भी कुछ एस्पेक्ट्स है, ठीक है? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर एक लड़की के बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं, तो उसका कैरेक्टर खराब है। वो मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हम सब को-एड में पढ़ते हैं आजकल, राइट?
मेल फीमेल साथ में पढ़ाई करते हैं, तो दैट इज नॉट द थिंग। इसमें क्या है कि जैसे सपोज आप लोग कहीं पे गए, ठीक है, घूमने गए, आपके दूसरे मेल फ्रेंड्स भी वहां पे है, ठीक है, तो उसपे अगर आप और आपकी गर्लफ्रेंड भी है, तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ ही खड़ी है, आपको ज्यादा टाइम दे रही है, आपको ज्यादा अपना अटेंशन दे रही है, दैट इज गुड, दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर वो वहां पार्टी में जाकर या उस जगह पे जाकर आपको छोड़कर बाकी लड़कों से ज्यादा घुल मिल रही है, दैट इज अ रेड फ्लैग, ठीक है। अगर बहुत सारे मेल फ्रेंड्स है, चौबीसों घंटा अगर वो फोन पे लगी है उनके साथ व्हाट्सएप में, और आपको बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड्स ही तो है, मेरे फ्रेंड्स ही तो है, तो वो भी एक रेड फ्लैग है, ठीक है। क्योंकि आप बताओ, आप एज ए बॉयफ्रेंड आप 2 दिन 10 दिन टॉलरेट करोगे, लेकिन वो दिन रात अगर आप ये देखते हो कि वो लड़कों से ही बात किए जा रही है, तो क्या आप टॉलरेट करेंगे? क्योंकि लड़कियों के पास बैकअप ऑप्शन होता है, क्योंकि आपने खुद कहा कि लड़कियों को मेल अटेंशन बहुत जल्दी मिलती है और ज्यादा मिलती है, राइट। तो उनके पास बैकअप्स होते हैं, और ये सच बात है, क्योंकि मतलब महिलाओं का ये चीज है कि वो बैकअप्स रखती है, क्योंकि उनका क्या है कि वो सोचती कि मैं कहाँ जाऊं तो मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा फॉर माय फ्यूचर, तो इसलिए वो ऑप्शंस रखती है, ठीक है। तो ये एक इशू है। हाँ, अभी अगर कोई लड़की है कि और एक चीज क्या है कि आजकल जैसे ऑनलाइन रात रात भर लाइक 2-3 बजे तक कोई लड़की अगर ऑनलाइन है, ठीक है, तो वो अगर बोलती है कि मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ, फ्रेंड से बात कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली हम जनरली, हाँ, कभी कोई कुछ हो गया, आपके फ्रेंड के साथ कुछ हुआ तो आप उससे बात कर रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। अभी वो फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है, मेल फ्रेंड भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन डेली बेसिस पे अगर आप देखते हो कि रात के 2-3 बजे तक वो ऑनलाइन है, ठीक है, अगर आप पूछते हो कि ऑनलाइन क्या कर रही हो, तो अगर वो बोलती है कि मैं अपने फ्रेंड से बात की हूँ, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग सस्पिशियस ना, कि आप डेली बेसिस पे आप किससे ऑनलाइन 2-3 बजे तक बात करोगे? दैट इज नॉट द टाइम टू चैट, राइट। आप तो किसी अपने नॉर्मल फ्रेंड से दिन भर बात नहीं करोगे ना, अनलेस एंड अनटिल उस फ्रेंड के साथ कुछ गलत हुआ हो और आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट इशू, राइट। अब इस सिचुएशन में क्या है कि बहुत लड़के क्या क्या होते हैं कि वो लोग सोते नहीं है, तो नॉर्मली बात कर रहे। हाँ, अभी अगर उसने सपोज आपने पूछा तो आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया कि मैं इस बंदे से बात कर रही हूँ, ऐसा ऐसा है, शी इज बीइंग ट्रांसपेरेंट विथ यू, तो दैट इज ओके, यू कैन एक्सेप्ट दैट, राइट। लेकिन अगर वो डेली बेसिस पे अगर आपको बता भी नहीं रही किससे बात कर रही है, लेकिन वो ऑनलाइन दिख रही है एंड आपको पता है कि उसके इतने सारे मेल फ्रेंड्स हैं, सो दैट इज सस्पिशियस। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना होगा, क्योंकि देखिए आपके अंदर से इंट्यूशन आएगी। मैंने तो आपको जस्ट कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन आपके अंदर से इंट्यूशन आएगी ना कि अच्छा, यहाँ पे मुझे समथिंग आई कैन स्मेल समथिंग फिशी, या फिर कुछ गलत लग रहा है मुझे। तो उस टाइम से आप सोचना शुरू कर दो कि आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, क्योंकि एज आई सेड कि कुछ भी हो जाए ना, लड़की का कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। वो आप पे झूठे केसेस करे, वो अपने केसेस प्रूफ कर पाए ना कर पाए, शी विल मूव ऑन इन हर लाइफ एंड नोबडी कैन टेल हर एनीथिंग। लेकिन एज अ मैन, ठीक है, आपकी लाइफ रुक जाएगी। सो इसलिए ये पुरुषों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले तो वो लॉ को समझे, लॉ को जाने कि कौन से लॉज किस तरह से महिला यूज कर सकती है, फिर वो किस तरह से खुद को बचा सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली वो रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करना सीखे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।